Hello everyone, this is Kalyani Sahu from MSc first year and I am going to present the topic on mutation and its role in evolution. So I am going to explain in this slide is the definition and its history and few characteristics, then its classification, its effect and few examples through which I will explain the role of mutation in the evolution. So let's start. So first of all, what is mutation? म्यूटेशन मीन्स अ सडन चेंज। चेंज तो ऐसा है नहीं कि हम अचानक से कोई भी इक्विपमेंट्स के बिना पंछियों की तरह हवा में उड़ने लगे या फिर मछलियों की तरह समंदर में डाइव करने लगे। ऐसा चेंजेस हमारे में आएगा नहीं क्योंकि ये सब फिक्सियस वर्ल्ड में होता है। तो हम क्या कहें कि म्यूटेशंस है नहीं, कुछ नहीं, म्यूटेशंस होते हैं क्योंकि और हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में इतना बड़ा चेंजेस नहीं आ सकता, पर म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि सडन और म्यूटेशन मीन्स सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो वो बहुत सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे में होता है जो कि हमारा नॉर्मल सेल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। And the term mutation was first introduced by Hugo de Veres in 1900 by his observation on Oenothera, which we normally called as the evening primrose. A few characteristics of mutation are these are generally mutant alleles are recessive to the wild type of allele, and the mutation maximum kind of mutation are harmful, but a few are beneficial also. Some genes that show high mutation rate are known as the mutable genes, and the mutable site which is highly prone to the mutation are known as the hotspot sites. Then going to the classification, there are different types of divisions through which we classify the mutation, just like according to the nature of tissue. तो अगर हम देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल होता है, तो अगर म्यूटेशन उसमें होता है तो वो कुछ भी हो जाए वो हेरिटेबल होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा ही करेगा। पर अगर हम म्यूटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो जैसे कि हम देख सकते हैं वो सोमैटिक भी हो सकता है और जर्मिनल भी हो सकता है। सोमैटिक इन द सेंस कि वो सोमैटिक सेल में होता है ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि नॉर्मल सेल जो डिवाइड करते हैं मतलब नॉर्मल सोमैटिक सेल में होता है, और जो भी म्यूटेशन होता है वो लोकल फिनोटिपिक और फंक्शनल चेंजेस शो करता है। मतलब ये नॉन हेरिटेबल होता है। अगर वो इंसान जिसमें म्यूटेशन हुआ है अगर वो इंसान मर जाए तो उसके साथ भी ये म्यूटेशन ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद लोकलाइज डिसेंडेंट ऑफ म्यूटेंट्स, मतलब जिस जो सेल यही सेल के डिसेंडेंट होंगे उसमें ये म्यूटेशन जाएंगे, इसके अलावा और किसी में ये म्यूटेशंस नहीं शो होंगे। पर जर्मिनल म्यूटेशन में क्या है कि ये म्यूटेशन जर्म सेल में होता है जो कि हेरिटेबल होता है और ये नेक्स्ट जनरेशन को पास हो जाता है। तो मतलब अगर नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन में एस्टैब्लिश हो जाएगा कुछ देर में। फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कि ये कौन से जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो रहा है, तो हम इसको दो काइंड में डिवाइड करते हैं। तो एक जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन उसको बोल सकते हैं, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में क्या है कि ये म्यूटेशन जीन और डीएनए में होता है जो कि इन फ्यूचर लीड करता है डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस को, जो कि प्रोटीन हमारा डेली फंक्शन या फिर वो एंजाइम हो सकता है या फिर कोई भी बाई प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें हमारा हेल्प करता है, जो कि डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि डिफेक्टिव फॉर्म होगा वो हमारा फंक्शन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट शो करेगा। और वही जीन म्यूटेशन को हम दो सब डिवाइड करते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ये होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस बाय अनदर नाइट्रोजनस बेस। हमको पता है कि डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स का कंस्टिट्यूशन होता है नाइट्रोजनस बेस। तो अगर एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाए दूसरे नाइट्रोजनस बेस से तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक होता है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन यह है कि मतलब ऐसा हम कुछ और एक नाइट्रोजनस बेस ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा रीडिंग फ्रेम जो फ्रेम से हम कोडन को रीड करके उससे एमआरएनए और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, तो वही सब जैसे कि चेंज हो सकता है। तो मतलब कुछ भी करें हमारा कोडन चेंज हो जाएगा और जिसके वजह से हमारा प्रोटीन में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में दो ही काइंड ऑफ है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन में प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस होता है और
pyrimidine से pyrimidine रिप्लेस होता है, पर ट्रांसवर्सन में प्यूरिन से pyrimidine या फिर pyrimidine से प्यूरिन रिप्लेसमेंट होता है। इन द सेम केस जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, डिलीशन में वन और मोर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द सीक्वेंस लॉस हो जाता है या फिर ओमिट हो जाते हैं, पर इन द इंसर्शन प्रोसेस वन और मोर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं वही सीक्वेंस में। कुछ भी हो, इनका तो रीडिंग फ्रेम चेंज होना ही है, क्योंकि अगर हम कोडन 3-3 करके रीड कर रहे हैं, उसके बीच में किसी और को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो 3 कर रहे हैं उसके साथ भी इसको भी काउंट करना है। तो इसके वजह से जैसे कि कोडन एक डिफरेंट कोडन हुआ तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो इसके वजह से इस पर हमारा अमीनो एसिड भी डिफरेंट हो जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोटीन भी। पर यह है कि वन एडिशन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द वन डिलीशन। अगर हम एक ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं और सेम न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोटीन पहले जैसा ही रहेगा। Then the second one is the chromosomal mutation, in which generally मतलब चेंजेस उसके स्ट्रक्चर में भी आ सकता है या फिर उसके नंबर में भी आ सकता है। अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे तो वो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन कुछ भी हो सकता है, और नंबर चेंजेस ऑटोसोम में भी हो सकता है और एलोसोम में भी हो सकता है। तो अगर जैसे कि हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में एक अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट होता है, तो उसकी रिजल्ट के बेसिस पे अगर हम देखना चाहें तो हमको 3 टाइप के म्यूटेशन दिखाई देते हैं। एक है मिस सेंस म्यूटेशन, एक नॉन सेंस म्यूटेशन एंड एक साइलेंट और सेम सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि मतलब ये रिजल्ट करता है जो मतलब कुछ भी ऐसा है कि कोडन्स के हमारे एक अमीनो एसिड मिलता है, पर अगर मिस सेंस म्यूटेशन होगा तो वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अगर वो जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो माइनर बेसिस पे इफ़ेक्ट कर सकता है या फिर उसका इफ़ेक्ट लिथार्जिक भी हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया देख सकते हैं हम, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। और नॉनसेंस म्यूटेशन में हम एक ऐसे बेस सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसके वजह से जो कोडन फंक्शनल होता है वो स्टॉप कोडन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस हो जाता है और इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होता है, और जिसके वजह से प्रोटीन भी डिफेक्टिव बनता है, जो कि हमारा हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट कर सकता है। पर साइलेंट म्यूटेशन में ये होता है कि अगर हम कोई भी कोडन चेंज कर रहे हैं, पर उसके बेसिस पे हमारा कोई कोडन तो चेंज हो जा रहा है, पर रिडंडेंसी ऑफ द कोडन जेनेटिक कोड की वजह से हमारा अमीनो एसिड चेंज नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन में भी कोई चेंजेस नहीं आ सकता और हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। Life cycle, the mutation can be gametic or zygotic. Gametic mutation will be occur in the gamete and or gamete formation. Then the zygotic mutation will occur in the zygote stage. But both of these are heritable in nature. मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर सकते हैं। और अगर हम म्यूटेजेनिक इफेक्ट के और से देखें तो फिर से हम म्यूटेशन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। डोमिनेंट म्यूटेशन ऐसा चेंजेस लाता है कि मतलब वो इमीडिएटली एक्सप्रेस कर जाता है, जैसे कि अगर हमको पता है मतलब अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर हो उसको हम होमोजाइगस में रखें या फिर हेटेरोजाइगस में रखें, पर वो कुछ भी रखें वो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, और ये सब इजी टू आइडेंटिफाई होता है। पर एक चीज़ है, ये बहुत रेयर होता है, मतलब अगर नॉर्मल चीज़ में डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ तो वो रिसेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और म्यूटेंट जिन में अगर हो गया म्यूटेशन देन वो डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। तो और रिसेसिव में क्या होता है कि वो रिसेसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मतलब म्यूटेंट जीन तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस स्टेज में होगा। तो मतलब ये ऐसा है कि बहुत सारे जनरेशन के बाद जब क्रॉस बन पाता है होमोजाइगस रिसेसिव का, तभी ये एक्सप्रेस करता है, इमीडिएटली ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और अगर हम सिग्निफिकेंस की ओर देखें तो ये बहुत सारे म्यूटेशंस हो सकते हैं, जैसे कि बेनिफिशियल मतलब यूज़फुल टू द ऑर्गेनिज्म हो सकता है। लिथाल का एक एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें अगर हम रिसेसिव कैरेक्टर देखें तो वो वाइल्ड कैरेक्टर होता है। वाइल्ड कैरेक्टर इन द सेंस कि वो बहुत प्रोन नहीं होता, वो डेथ की ओर नहीं चलता, लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव रह जाता है तो ये लीड करता है डेथ की ओर। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में कुछ इफेक्ट्स देखा जाता है, मतलब जैसे कि पर्सन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमारा बॉडी एनेमिक हो जाता है, हमारा डिफेक्टिव आरबीसी हो जाता है, तो इसीलिए मतलब जो पेशेंट होता है जो कि हेटेरोजाइगसली उसका बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या बोलते हैं मतलब वो इफेक्ट शो करता है, बहुत जल्दी थक जाता है, उसका ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर वो मरेगा नहीं।
जो जैसे कि होमोजाइगस रिसेसिव में होता है। और डेट्रीमेंटल केस में अगर मतलब वो भी वही लिथाल की काइंड ऑफ है, पर उसके बीच डिफरेंस ये है कि मतलब अगर लिथल में दो मतलब जैसे कि होमोजाइगस केस में ही डेथ होता है, इसमें भी होमोजाइगस केस में ही डेथ होगा, पर इसमें यह नहीं कि हेट्रोजाइगस केस में भी कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा जैसे कि लिथल केस में दिखाई देता है। न्यूट्रल म्यूटेशन ऐसा है कि मतलब उसमें कोई फिटनेस ऑर्गेनिज्म के फिटनेस में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है, वो बस मतलब एक छोटा सा चेंजेस होगा, जो कि अगर फ्यूचर में हमारा पॉपुलेशन आइसोलेट होता है तो ही वेरिएशन काज करेगा, नहीं तो उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। और कंडीशनल म्यूटेशन में ऐसा होता है कि अगर वो वेरिएशन हमारे अंदर प्रेजेंट होगा, पर अगर मतलब वो स्पेसिफिक हमको मिलेगा, स्पेसिफिक कंडीशन हमको स्पेसिफिक कंडीशन मिलने पर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। जैसे कि कोई भी एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव है और उसमें टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन हुए हैं, तो अगर हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो ही जाके उसके म्यूटेशन शो होंगे, अगर उसके बिलो टेम्परेचर में रखेंगे उसको कोई म्यूटेशन शो नहीं होंगे। पर अनकंडीशनल म्यूटेशन में ये होता है कि अगर म्यूटेशंस हो रहे हैं तो वो कंडीशन परमिसिव हो या फिर रेस्ट्रिक्टिव हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शो करेगा ही करेगा। और कुछ चेंजेस कुछ मॉडिफिकेशंस और म्यूटेशन बायोकेमिकली भी होते हैं, जैसे कि कुछ मॉडिफिकेशन या फिर म्यूटेशंस होंगे जो कि हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्टिव करेंगे, जो कि हमारा सेल के डेली नीड्स होते हैं, अगर उसमें इफेक्ट करेंगे या फिर उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या फिर बाई प्रोडक्ट्स को चेंज कर दे तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जो कि फ्यूचर में बायोकेमिकल डिसऑर्डर को लीड करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फिनाइल कीटोनुरिया या फिर अल्काप्टोनुरिया इज द टू main metabolic disorders that is caused by the mutation in the gene which encodes the metabolic pathway in the phenylalanine. Then based on the introduction of the mutation can be spontaneous or the induced mutation. Spontaneous mutation means the naturally occurring mutation. इसका तो एग्जैक्ट कॉज तो म्यूटेशन का पता नहीं था पहले, पर जब एक्सरे का म्यूटाजेनिक इफेक्ट पता चला उसके बाद से तो ये समझने लगे कि जब एटमॉस्फेयर में नॉर्मल नेचुरली कॉस्मिक रेज होते हैं या फिर अदर हाईली रेडिएटिव रेज होते हैं, उसके वजह से भी स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशंस हो सकते हैं। और जब इंड्यूस्ड म्यूटेशन जनरली म्यूटाजेनिक एजेंट्स दैट इज़ म्यूटाजन की वजह से होता है, और म्यूटेशन रेट है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम ये इंड्यूस कर रहे हैं, मैन मेड है ये इंडक्शन, तो हम अगर डोज ऑफ रेडिएशन इंक्रीज कर दें तो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी द म्यूटेशन कैन बी अकर very fastly. So generally the cause of mutation are the radiation or the chemical mutagens. Radius can be of two types, that is natural या फिर man made. Natural radiation can be cosmic ray which induce the spontaneous mutation, and man made radiation are the X-ray, nuclear power plant या फिर induced mutation, anything. Then the chemical mutagens are mustard gas या फिर formaldehyde या फिर caffeine. It could be anything. देन अगर हम देखना चाहें कि ये म्यूटेशन हमारे मतलब बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, हमारा सर्वाइवल, हमारा रिप्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, तो इसके बेसिस पे हम उसको लिथल, डिलीटेरियस, न्यूट्रल या फिर एडवांटेजियस म्यूटेशन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लिथल में ये इंडिविजुअल को डायरेक्टली किल कर देता है, इसका मतलब ये हाईली डिलीटेरियस है। अगर डिलीटेरियस को देखें तो ये फिटनेस को रिड्यूस करता है, पर वो मतलब इंडिविजुअल को किल नहीं करता। पर अगर न्यूट्रल में देखें वो ना ही रिड्यूस करता है ना ही एनहांस करता है, वो बस मतलब एक छोटा सा म्यूटेशन है जो कि हुआ है, पर ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, जो कि हमारे नेचर में न्यूमरस न्यूट्रल म्यूटेशंस दिखाई देते हैं। और एडवांटेजेस को देखें तो ये फिटनेस को इंक्रीज करता है एंड फेवर्स द नेचुरल सिलेक्शन। नाउ लेट्स कम टू हाउ द म्यूटेशन हेल्प इन इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन से हम इतना तो पता चल गया है, म्यूटेशन से हमको वेरिएशन मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल से कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो हमको कुछ वेरिएशन मिलता है, और वही वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। तो बहुत सारे इवोल्यूशनरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया या फिर आइसोलेशन हो गए। ये सब
म्यूटेशन के ऊपर ऑपरेट होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन हमारे पॉपुलेशन में लाते हैं। जैसे कि म्यूटेशन कैन बी मोर और लेस एडवांटेजेस, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर एडवांटेजेस भी हो सकता है, हमको पता है। पर अकॉर्डिंग टू द डॉब्जन्स की, म्यूटेशन इम्प्रूव्स द अडेप्टिवनेस ऑफ द स्पीसीज टू इट्स नॉर्मल एनवायरनमेंट। मीन्स मतलब म्यूटेशंस इसलिए होते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडाप्ट कर सकें, मतलब फिर उसके बाद जब नेचुरल सिलेक्शन हो तो फिर हम सर्वाइव कर सकें। इसका एग्जांपल है, जैसे कि मैं 3 एग्जांपल दूंगी। तो एक DDT रेजिस्टेंट, एक ड्रग रेजिस्टेंट एंड एक सिकल सेल एनीमिया। तो पहले DDT रेजिस्टेंट ऑफ मस्कीटो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे पहले बहुत सारे मच्छर आए तो उनको पॉपुलेशन को रोकने के लिए हमने DDT स्प्रे किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त सारे मस्कीटोस मर गए। उसमें जो कुछ बच गए उसमें उनमें तो ऐसा कुछ कैरेक्टर होगा ना जो उनको बचने में मदद किया, मतलब उनमें कुछ तो वेरिएशन होगा। तो वो वेरिएशन क्या थे? जनरली वो वेरिएशन मतलब उनके शायद लिपिड कंटेंट ऑफ द टिश्यू में था, जो कि DDT तो फैट सॉल्युबल है तो उसको सेटल डाउन कर दिया, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो कि DDT को ब्रेक डाउन कर दिया, या फिर DDT को अपने सेल में परमिएबिलिटी को कुछ चेंजेस ला दिए तो इसलिए DDT एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, या फिर कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्स ले आए जिसकी वजह से वो DDT को अवॉइड कर सकें। तो ऐसा कुछ चेंजेस उनमें था, पहले से ही था। ऐसा है नहीं कि उसको देखने के बाद उनको डेवलप किया गया, पर ये चेंजेस उनमें था पहले से, जो कि DDT के जब हमने DDT उसमें लगाया तो फिर जो भी मर गए तो उनमें ये वेरिएशंस नहीं थे, और जो बच गए उनमें वेरिएशंस थे। तो सिमिलरली जैसे कि हम कोई भी ड्रग ले लेते हैं या फिर कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, अगर हम उसके डोज कंप्लीट ना करके उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा वो एंटीबायोटिक या फिर ड्रग वो मतलब काम ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है, क्यों है? अगर हमारा जो बैक्टीरिया पहले से था हमारे बॉडी में और वही बैक्टीरिया हमको फिर से इन्फेक्ट किया है, पर जो एंटीबायोटिक पहले काम करता था वो फिर से क्यों नहीं काम कर रहा है? इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया पहले जो अमाउंट में एंटीबायोटिक्स हम दिए थे, हम ले रहे थे, वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो गया है, उस मतलब उस अमाउंट से बचना उसको आ गया है। फिर इसलिए हम क्या करते हैं, अलग एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर उसको डोज को एनहांस करते हैं। अगर हम सिकल सेल एनीमिया में देखें तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमको डिफेक्टिव RBC प्रोडक्शन होता है और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है। तो ये जनरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि मतलब जो हीमोग्लोबिन के जो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है, तो इसमें क्या होता है कि बीटा चेन की 6th कोडन में कुछ चेंजेस आ जाता है। जैसे कि जो कि CTT होना चाहिए वो CAT, मतलब T के जगह A रिप्लेस हो जाता है या फिर A सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जो कि मिससेंस म्यूटेशन में हम पढ़े थे कि वो कुछ डिफरेंट एमिनो एसिड कोड कर देगा। जैसे कि 6th कोडन में अगर जैसे कि ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वो वैलिन हो जाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि RBC सिकल सेल हो जाता है, मतलब RBC का नॉर्मल से बाई कनकेव से वो सिकल सेल हो जाता है। तो ये अपने जीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन बॉडी में HbA है जो कि नॉर्मल कंडीशन है, वो नॉर्मल रहेगा, और अगर HbA-HbS है तो हेटेरोजाइगस रहेगा, पर उसमें थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई देगा सिकल सेल एनीमिया का। पर जो HbS होगा तो वो कम्प्लीटली मतलब डेथ हो जाएगी उनकी एनीमिक कंडीशन के कारण। पर वो इनकी एक बेनिफिट क्या है, अफ्रीका में मलेरिया बहुत तेज़ी से फैलता है, और अगर मलेरिया को हमको पता है कि बाइकॉनकेव RBC में मलेरिया का वो पैरासाइट ग्रो करता है, तो वो क्या करता है RBC को ब्रस्ट कर देता है, जो वजह से हमारा ब्लड का अमाउंट, RBC का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, तो उसके वजह से भी इंसान मर जाता है। तो अगर जैसे कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल होगा जिसका HbA होगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर इंडिविजुअल नॉर्मल होगा और उसको मलेरिया अटैक हो जाए तो वो भी मर जाएगा, और सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा भी मर जाएगा। तो अगर HbA-HbS हेटेरोजाइगस 1 होंगे तो उनको ना ही मलेरिया अफेक्ट कर पाएगा, ना ही उनको सिकल सेल से कोई प्रॉब्लम होगा। तो वो इस तरह से बेनिफिशियल हो जाता है। जैसे कि मतलब अगर उनके कंडीशन हमारे कंडीशन के जैसे नहीं है, उनके कंडीशन में कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं, तो फिर भी वो कैरेक्टर होने के, वो म्यूटेशन होने के बावजूद भी वो बच पा रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब म्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लिविंग स्पीसीज दैट वुड सप्रेस द म्यूटेशन process might gain a temporary
एडवांटेजेस इन द अनचेंज्ड एनवायरनमेंट। बट अगर फिर से एनवायरनमेंट चेंज हो जाए फिर क्या होगा, मतलब उसका तो वो कैरेक्टर हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए कि थोड़े बहुत चेंजेस होने में कोई बुराई नहीं है, अगर थोड़ी बहुत म्यूटेशंस नहीं होंगे, जब हमारा जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तब हमारा कैरेक्टर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा और उस वक्त हम वो स्पीसीज़ को लूज़ कर देंगे। तो थोड़ा बहुत म्यूटेशन होना और उन म्यूटेशन का एक्युमुलेशन होना नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है, क्योंकि उसमें से एक न्यू कैरेक्टर, एक न्यू एडाप्टिव फीचर्स फॉर्म होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।